सो हे गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस, जिसके ऑथर है ए आर बार्टन। तो ये एक मॉडर्न राइटर है जो ज्यूरिच से बिलोंग करते हैं एंड ये अपने राइटिंग्स को इंग्लिश के लैंग्वेज में लिखते थे। एंड ये जो हमारा चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, उसका थीम है एडोलेसेंट फैंटिसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। तो यहाँ जो वर्ड है एडोलेसेंट, उसका मतलब होता है 13 से 17 साल के बच्चे जो कि बेसिकली टीनेजर्स होते हैं। एंड फैंटिसाइजिंग का मतलब इमेजिन करना या फिर ड्रीम करना। एंड एडोलेसेंट फैंटिसाइजिंग का मतलब जो टीनेजर्स लोग सोचा करते हैं ना, जो वो लोग डे ड्रीम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये बन जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत बड़ा बिजनेस खोलूंगा। तो ये जो वो लोग फैंटिसाइज करते हैं, जो वो लोग डे ड्रीम करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं एडोलेसेंट फैंटिसाइजिंग। एंड हीरो वर्शिप का मतलब कि कुछ लोगों को देख के उनके जैसा करना, उनसे इन्फ्लुएंस होके उनके जैसा बनना, बेसिकली उनको वर्शिप करने लगना। तो चलो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज ऐसे ही और एनिमेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स है, जिनमें से पहला कैरेक्टर है सोफी का, जो कि एक लड़की है। फिर आती है जैंसी जो कि सोफी की दोस्त है, जियोफ जो कि उसका बड़ा भाई है, डेरेक जो कि उसका छोटा भाई है, एंड डैनी केसी जो कि एक फेमस एरिश फुटबॉलर है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जिनका यहाँ पर नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, जैसे कि सोफी के मम्मी पापा का। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो सोफी एंड जैंसी है, वो लोग दोनों अपने स्कूल से वापस आ रहे थे। एंड मीनवाइल सोफी जो है वो जैंसी से कहती है कि मैं बड़ी होके एक बुटीक को खोलूंगी। अब जिन लोगों को नहीं पता, स्पेशली बॉयज को, तो मैं उन्हें बता दूं, ये बुटीक एक जगह का नाम होता है जहाँ पर बहुत ही फैशनेबल क्लोथ्स मिलते हैं, ज्वेलरीज मिलते हैं, शूज मिलते हैं एंड वगैरह वगैरह। फिर जैंसी कहती है लेकिन इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो फिर सोफी कहती है कि हाँ तो मैं ढूंढ लूंगी पैसा। एंड देन फिर वो सड़क में बहुत दूर दूर तक देखने लग जाती है। जैंसी कहती है कि तुम्हें इतने सारे पैसे को इकट्ठा करने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, जिसपे सोफी कहती है कि ठीक है मैं मैनेजर बन जाऊंगी एंड फिर पैसे को इकट्ठा कर लूंगी। वो ये भी कहती है कि मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है एंड मुझे पता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो कैसा दिखने वाला है एंड कैसे मैं अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। फिर जैंसी कहती है कि अच्छा, कोई भी तुमको मैनेजर ऐसे ही बना देगा। फिर सोफी उसका रिप्लाई करती है, वो कहती है कि वो बिल्कुल मैरी क्वेंट जैसा बन जाएगी, जो कि उस टाइम की बहुत फेमस एक फैशन डिजाइनर है। सोफी बहुत ज्यादा नेचुरल डिजाइनिंग करेगी एंड उसका जो शॉप होगा वो पूरे सिटी में सबसे अमेजिंग, सबसे अच्छा शॉप होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सोफी है ना, वो बहुत ज्यादा सपने देखती है, मीन्स वो बहुत ज्यादा डे ड्रीम करती है। वहीं पे जो जैंसी है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल काइंड की लड़की है। एंड जैंसी को पता है कि एट द एंड उनको बिस्किट के फैक्ट्री में ही काम करना है, क्योंकि उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। एंड वो लोग जिस कंडीशन में रह रहे हैं, वो जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो सिर्फ उसी लेवल तक है। फिर जैंसी कहती है कि तुम्हें रियलिस्टिक हो जाना चाहिए, क्योंकि जल्द ही जो हमारा स्कूल है वो खत्म होने वाली है। मीन्स सोफी तुम्हें थोड़ा सेंसिबल वे में सोचना चाहिए। इतना कुछ डे ड्रीम करने से, इतना कुछ फैंटेसाइज करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। एंड रियल वर्ल्ड में ये जो फैंटेसीज है तुम्हारी, वो काम नहीं आएंगी। वो ये भी कहती है कि तुम्हारे पापा जिस शॉप में काम करते हैं उससे वो उतना ज्यादा कमा नहीं पाते हैं एंड तुम्हें भी पता है वो तुम्हें इस चीज के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अब सोफी कहती है कि क्या दिक्कत है, फिर मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। एंड क्योंकि एक्ट्रेस को उतना काम नहीं करना पड़ता है तो आधा टाइम मैं अपने बुटीक वाले काम में भी लगाऊंगी। वो कहती है कि मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस है, या तो मैं मैनेजर बन सकती हूँ, या तो मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ, या तो मैं एक फैशन डिजाइनर बन सकती हूँ। एंड इसके साइड बाय साइड मैं अपने बुटीक वाले काम को भी करूंगी। एंड एट द एंड मैं वैसा ही काम करूंगी जो बहुत ज्यादा एलिगेंट हो। फिर ये कहते कहते सोफी अपने घर की तरफ चली जाती है, जैंसी को वहीं पर ड्रॉप करके। फिर वो जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंचती है, वो कहती है कि जब मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं बुटीक तो खोलूंगी। ये बात सोफी के डैड सुन लेते हैं एंड वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आ भी जाए तो तुम सबसे पहले हमारे लिए एक डिसेंट सा घर खरीदोगे, जिस घर पे हम लोग सब आराम से शांति से रह सके। इसके बाद सोफी के फादर शेफर्ड्स पाई को खाते हुए थैंक यू भी बोलते हैं। एंड वो बहुत ज्यादा काम करके घर आए थे तो उनका जो फेस था वो बहुत ही ज्यादा स्वेटी एंड डर्टी था। इसके बाद जो सोफी का छोटा भाई है डेरेक, वो वहाँ पे कहता है कि इसे लगता है कि पैसा पेड़ पे उगते हैं। फिर सोफी अपने मदर की तरफ देखती है तो उनकी जो मदर है वो काम कर रही थी, बेसिकली वो बर्तन धो रही थी। एंड वो देखती है कि उनकी मदर ने जो एप्रन पहन रखा है उसका जो नॉट है वो कितना गंदा है एंड वो काफी अजीब तरीके से बंधा हुआ भी था। फिर सोफी विंडो की तरफ देखकर कहती है कि शाम हो चुका है एंड उनके घर में जो खाना बन रहा था ना, उससे बहुत ज्यादा वेपर निकल रहा था, बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था। एंड उसके वजह से उनके डैड को काफी मुश्किल हो रहा था सांस लेने में, क्योंकि उनका जो रूम था वो काफी छोटा था एंड वो पूरा भर चुका था गैस से। इसके बाद वो अपने फादर को देखती है जो कि उनके लेफ्ट में थे। वो ये देखती है कि उनके फादर के बगल में बहुत सारे
सारे ऐसे यूटेंसिल्स है, बहुत सारे ऐसे बर्तन है जो कि काफी गंदे हैं। एंड इन्हीं सब चीजों के कारण सोफी को वहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर वो चली जाती है अपने दूसरे रूम में अपने बड़े भाई जियोफ को ढूंढने के लिए। तो उसके जो बड़े भाई थे ना, वो दूसरे रूम में बैठ के अपने मोटरसाइकिल को रिपेयर कर रहे थे। जियोफ को स्कूल से पास हुए 3 साल हो चुके थे एंड अब वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, मतलब कि एक सीनियर मैकेनिक के अंदर वो काम करते हैं। एंड वो डेली काम करने के लिए सिटी के एकदम अपोजिट साइड में, मतलब कि अपने घर से बहुत दूर जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके जो बड़े भाई है वो काफी ज्यादा ग्रोन अप है, वो काफी ज्यादा मैच्योर है। वो हमें बताती है कि उनके जो बड़े भाई है वो बहुत ही कम बोलते हैं, उनसे बुलवाना उतना ही मुश्किल है जितना अर्थ से मिनरल निकालना। वो अपने बड़े भाई के मैच्योरिटी से काफी ज्यादा जेलस भी फील करती थी एंड उसे अपने बड़े भाई के लाइफ के बारे में उतना कुछ पता भी नहीं था। उसका मानना ये भी था कि जब भी उसके बड़े भाई कुछ नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं। मतलब कि सोफी का कहना ये था कि जब भी उसके बड़े भाई कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसी जगह के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पर सोफी कभी नहीं गई है। ऑल्दो वो काफी कम बोलते हैं एंड ज्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं, इसलिए सोफी को हमेशा ये चाहत होता है कि वो उनकी लाइफ के बारे में जाने। एंड वो ये भी सोचती थी, ये ड्रीम करती थी कि काश उसका जो बड़ा भाई है वो उसे भी उस जगह पर ले जाए जहाँ पर ये अपने सारे दोस्तों से मिलता है, उन लोगों से बात करता है एंड उनसे भी बात करवाए, उनसे भी उनका मुलाकात करवाए। पर जो सोफी के फादर थे ना, वो सोफी को स्ट्रिक्टली मना किए हुए थे कि वो अपने बड़े भाई जियोफ के साथ कहीं भी नहीं जा सकती। हालांकि जियोफ ने कभी भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं दिया था कि वो सोफी को अपने साथ कभी ले जाएंगे या फिर नहीं ले जाएंगे। सोफी को ऐसा लगता था कि उसके जो बड़े भाई है वो उसे बहुत छोटा, मीन्स एक बहुत छोटा बच्चा समझते हैं। पर जो सोफी थी वो काफी ज्यादा इम्पेशेंस थी, उसे लगता था कि वो अपने बड़े भाई के साथ जाए, बाहर की दुनिया को देखे, उसे एक्सप्लोर करे। एंड उसे ऐसा भी लगता था कि ये जो बाहर की दुनिया है वो उसके घर के जैसी है। घर के जैसी का मतलब ये है कि उसी की सिटी के जैसा, उसी के होम टाउन के जैसा। एंड वो इतना ज्यादा सोचने लगती है कि उसको ऐसा लगता है कि जो बाहर की दुनिया है वो उसी का इंतजार कर रही है कि वो कब बाहर की दुनिया में अपना पांव रखेगी एंड दूसरे सिटीज, दूसरे कंट्रीज में जाएगी। वो फैंटेसाइज करती थी, वो इमेजिन करती थी कि वो अपने बड़े भाई के साथ मोटरसाइकिल में उसकी बाइक में बैठी हुई है एंड उसका बड़ा भाई एक ब्लैक कलर का जैकेट पहन रखा है एंड वो एक येलो कलर की ड्रेस को पहन रखी है एंड उस ड्रेस में एक कैप भी लगा हुआ है पीछे, जो कि बाइक चलने पे पीछे लहरा रहा होता है। एंड जब वो जा रहे हैं तो जितने भी जो लोग हैं जो सड़कों पर है वो उनको देख के ताली बजा रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी दुनिया एंड पूरी दुनिया के लोग उन्हीं दोनों का वेलकम करने के लिए वहां पर आए हुए हैं। तो ये सब कुछ सोफी इमेजिन कर रही होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड चलो अब रियलिटी में आते हैं। तो उस टाइम पे जो उसके बड़े भाई है ना, वो अपने बाइक के ऑयली कंपोनेंट को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। फिर यहाँ पर सोफी उनसे कहती है कि वो आज डैनी केसी से मिली है, वो भी आर्केड में। आर्केड एरिया का मतलब बेसिकली आप समझ लो मार्केट एरिया। तो जो उसके भाई है वो रिप्लाई करते हैं कि तुम क्या कह रही हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा अगर ऐसा बात है तो क्या तुमने ये बात अपने पापा को बताया है, जिसपे सोफी अपना सर हिला करके कहती है कि नहीं, उसने नहीं बताया है। फिर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है एंड जियोफ से कहती है कि आपको नहीं पता कि मैं आपका सारा सीक्रेट जो भी होता है वो सबसे पहले आपको बताती हूँ, जिसपे जियोफ कहता है कि हाँ लेकिन मुझे इस पे विश्वास नहीं है। फिर सोफी डिस्क्राइब करती है कि वो डैनी केसी से कैसे मिली। सोफी कहती है कि वो रोएस के विंडो से अंदर देख रही थी एंड तभी एक आदमी उसके बगल में आके खड़ा हो जाता है एंड वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फेमस आयरिश फुटबॉलर डैनी केसी ही थे। फिर उसके बड़े भाई उससे पूछते हैं कि अच्छा अगर ऐसा बात है तो तुम मुझे बताओ कि डैनी केसी कैसे दिखते हैं, जिसपे सोफी रिप्लाई करती है कि तुम्हें नहीं पता, तुमने तो कितना बार देखा है टेलीविजन पे कि डैनी केसी कैसे दिखते हैं। फिर जियोफ कहते हैं कि अरे ऐसे नहीं, मुझे ये बताओ कि डैनी केसी पास से कैसे दिखते हैं। फिर सोफी कहती है कि उनके ग्रीन आईज थे एंड वो जितने लंबे चौड़े दिखते हैं ना न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन पे, उतने वो है नहीं। फिर वो ये भी सोचती है कि क्या उनके बड़े भाई को उनके तीथ के बारे में बताना चाहिए। वो खुद में ही सोचती है एंड वो फिर नहीं बताती है उनके तीथ के बारे में, मतलब कि डैनी केसी के तीथ के बारे में। फिर थोड़ी देर बाद जो सोफी के डैड है वो वहां पर आते हैं, मीन्स पूरा नहा धोआ के आते हैं एंड अब जो उनका स्किन है वो शाइन कर रहा होता है, वो पिंक लग रहे थे एंड उनके अंदर से सोप की जो महक है वो आ रही थी। एंड फिर वो टीवी को ऑन करके टीवी देखने लग जाते हैं एंड टीवी के पास में ही एक छोटा सा जूता भी फेंका हुआ था एंड वो था ड्रेक का, जो सोफी का छोटा भाई है ना उसका। तो उसके जो फादर है वो उस जूते को उठाते हैं एंड फिर सोफे के पीछे फेंक देते हैं, मीन्स एक्चुअल में फेंकते नहीं है लेकिन वहीं पर सोफा के पास में उसको रख देते हैं एंड वापस से आके वहां पर चेयर में बैठते हैं एंड टीवी देखने
देखने लग जाते हैं। फिर जो सोफी के बड़े भाई है जियोफ, वो वहाँ पर आते हैं एंड अपने फादर से कहते हैं कि सोफी आज डैनी केसी से मिलके आई है। एंड सोफी इस चीज को सुन के थोड़ा डगमगा जाती है। उनके फादर ये सुन के सोफी की तरफ मुड़ते हैं एंड बहुत अजीब सा रिएक्शन देते हैं। फिर जियोफ कहते हैं कि अरे ये सच्ची बात है, जिसपे उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं जो अपने टाइम में टॉम फिने से मिला है, जो कि एक बहुत फेमस आदमी था। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि हाँ लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। फिर जियोफ कहते हैं कि हाँ पापा, लेकिन ये बात आपने इससे पहले कई बार हमें बता चुका है। फिर उसके फादर कहते हैं कि हाँ मेरा मतलब ये है कि जो केसी है ना, वो भी टॉम फिने जैसा एक दिन बड़ा और फेमस प्लेयर बन जाएगा। जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो टॉम फिने है एंड जो केसी है वो दोनों अपने अपने टाइम के बहुत फेमस एंड बड़े प्लेयर है। फिर जियोफ कहता है कि पापा आपको नहीं पता है, ये जो केसी है ना, ये टॉम फिने से भी ज्यादा फेमस एंड बड़ा प्लेयर है। फिर वो कहते हैं कि हाँ ये बात है, लेकिन वो बहुत ज्यादा यंग है, वो बहुत ज्यादा छोटा है उस टीम के लिए। वो ये भी कहते हैं कि जो केसी है ना, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है एंड उनका जो ध्यान है वो अपने टीममेट्स की तरफ रहता भी नहीं है। ऑब्वियसली केसी बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा, लेकिन अभी तो नहीं। मींस देख रहे हो कैसे यहाँ पर बात डाइवर्ट हो गया है। पहले हम लोग कहाँ बात कर रहे थे कि जो सोफी है वो डैनी केसी से मिलके आई है, लेकिन अब यहाँ पर बात हो रहा है कि कौन ज्यादा बेटर प्लेयर है, टॉम फिने या फिर डैनी केसी। फिर इसके बाद जियोफ कहते हैं कि वो बहुत अच्छे प्लेयर है, वो अपने टीम में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उसके फादर अगेन रिप्लाई करते हैं कि हाँ लेकिन वो बहुत छोटे हैं। फिर जियोफ कहते हैं कि मेरे से तो वो बड़े ही है। उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि हाँ लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा छोटा है नेशनल टीम में खेलने के लिए। जिसपे जियोफ कहता है कि वो कैपेबल है नेशनल टीम में खेलने के लिए, उसके पास वो एबिलिटी है, वो पोटेंशियल है, इसलिए वो अभी तक टीम में सर्वाइव भी कर रहे हैं एंड उनकी स्किल्स काफी अच्छी है। अब यहाँ पर सोफी कहती है कि वो अभी हाल ही में एक शॉप भी खरीदने वाले हैं एंड फिर से उनके फादर उनके तरफ टर्न करते हैं एंड बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन देते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार तुमको ये सब चीज बता कौन रहा है, तुमको कैसे पता चल रहा है। फिर सोफी कहती है कि ये सब चीज तो उसे डैनी केसी ने ही बताया है। ये रिप्लाई सुन के जो उसके फादर है वो धीरे से अपने ही में कुछ बोलते हैं जो कि किसी को सुनाई नहीं देता है एंड फिर वो अपने चेयर में बैठ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि सोफी क्या ये वही इमेजिनेबल स्टोरी है जो तुम हमेशा सोचा करते हो या फिर तुम हमेशा सोचते रहते हो। जिसपे जियोफ कहते हैं कि सोफी डैनी केसी से आर्केड में मिली थी। फिर इस चीज़ के बाद जो उसके फादर है वो कहते हैं कि तुम एक दिन इसी चीज़ के कारण अपने आप को बहुत ही बड़े मुसीबत में फंसा लोगे। अगर तुम ऐसे ही अजीब अजीब झूठी कहानी बनाते रहोगे तो एक न एक दिन तुम प्रॉब्लम में फंसने ही वाले हो। जिसपे सोफी कहती है कि जियोफ नोज कि इट्स ट्रू, मतलब कि मेरे बड़े भाई जियोफ को पता है कि ये बिल्कुल सच्ची बात है ना जियोफ? मतलब कि वो अपने बड़े भाई से पूछती है कि है ना, ऐसी बात है ना? देन फिर उसके फादर कहते हैं कि ये जो जियोफ है ये बेसिकली एक्टिंग कर रहा है तुम्हारी बातों पे बिलीव करने का, क्योंकि तुम उसकी छोटी बहन हो, बट एक्चुअल में ये तुम्हारी झूठी बातों पर बिलीव नहीं करता है। एंड इस तरह से ये जो पूरा कन्वर्सेशन है जो ये लोग बात करते हैं वो यहाँ पर खत्म होता है। एंड अब क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है तो आई थिंक कि मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इस कन्वर्सेशन के एंड हो जाने के बाद इस चैप्टर में क्या होता है। एंड उस वीडियो में हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन कवर कर लेंगे, मींस चैप्टर एंड कर देंगे। तो यही था हमारा गोइंग प्लेसेस का पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा एंड अगर आया है तो प्लीज एक लाइक कर देना एंड हाँ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।